नमस्कार साथियों, आज के अध्याय में आप सबका स्वागत है। लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए एक नया अध्याय, जिसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भारत के संबंध में, भारत के संदर्भ में चुनाव प्रणाली के बारे में, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में। क्या होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव, उसके साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर किन पदों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा चुनाव होता है और किन पदों के लिए इस्तेमाल करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तीसरी चीज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ पदों के लिए हमने प्रत्यक्ष प्रणाली और कुछ पदों के लिए हमने अप्रत्यक्ष प्रणाली क्यों अपनाई, क्यों संविधान में ये व्यवस्था की। तो साथियों, बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में। क्या होता है प्रत्यक्ष चुनाव और क्या होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। जब हम प्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं तो मतलब चुनाव किसी भी चीज का हो सकता है। तो एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपको 10-5 रुपए 20 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, या आपको कोई छोटी मोटी चीज चाहिए कुछ भी, तो हम अपने आप ले लेते हैं, खुद चले जाते हैं, खुद खरीद लाते हैं। लेकिन जब हमें कोई बड़ी चीज चाहिए होती है, मान लीजिए मुझे मोबाइल खरीदना है, तो फिर मुझे माध्यम बनाना पड़ता है किसी को घर में। कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, मतलब जिससे आपका काम चल जाए, जिससे आपको वो चीज मिल जाए। तो यानी कि जहां पर हम सीधे तौर पर कोई चीज खरीद रहे हैं, चुन रहे हैं, वो होता है हमारा प्रत्यक्ष चुनाव। जब हम किसी चीज को किसी माध्यम से, यानी जहां सीधे तरीके से, सीधे रूप में हमारी भागीदारी नहीं है, उस माध्यम से जब हम किसी चीज का चुनाव करते हैं तो उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। अब हम बात करते हैं कि भारत की राजनीतिक प्रणाली के संबंध में, भारत में जो चुनाव होता है वो जैसा मैंने बताया दोनों तरीके से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जब हमें प्रत्यक्ष चुनाव करना होता है तो उसमें भारत का हर वो नागरिक, हर वो व्यक्ति जो मतदाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले अपने वीडियोज में कि मतदाता क्या होता है या मताधिकार का कौन प्रयोग कर सकता है। उन लोगों को सीधे तौर पर मतदान केंद्र पर जाकर के बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन से चुनाव करना पड़ता है किसी भी उम्मीदवार का, किसी भी व्यक्ति का, प्रतिनिधि का। ये चुनाव आपका किसी भी स्तर पर हो सकता है, मतलब आप गांव के लिए प्रधान भी चुन सकते हैं, आपको, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव है, या आप कहीं नौकरी करते हैं, किसी कर्मचारी संघ का चुनाव है, या जो आम चुनाव होते हैं आपको पता ही है, विधानसभा या लोकसभा का जो चुनाव होता है, तो हम वहां पर सीधे तौर पर मत देते हैं जाकर के, और हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती है सीधे तौर पर। आप उसमें भाग लेते हैं सीधे तौर पर, आपके द्वारा ही चुना जाना है प्रत्यक्ष रूप से, यानी आप खुद जाएंगे, खुद चुनेंगे। मतदाता, जो भी मतदाता है, वो खुद अपने मताधिकार का प्रयोग करके चुनेगा, चुन करके लाएगा किसी को। वहीं अगर हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात करें तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में हम सब लोग, यानी जितने भी मतदाता हैं, जो भी नागरिक मतदाता है, हर नागरिक मतदाता नहीं होता है, ये आपको पता है। तो जो भी मतदाता है वो सीधे तौर पर चुनाव ना करके, सीधे तौर पर ना चुन करके, उसकी सीधी भागीदारी ना हो करके, किसी अन्य माध्यम से,
चुनाव करता है। उसके लिए उसे मतदान केंद्र नहीं जाना पड़ता, हमारी कोई भागीदारी नहीं है, मतलब सीधे तौर पर कोई भागीदारी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, आप अपने घर पे रहेंगे, आपको कोई मत नहीं देना, कुछ नहीं करना। हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भी हमने ही चुना था, लेकिन उनको हमने चुना प्रत्यक्ष रूप से। अब उन्हीं प्रतिनिधि के द्वारा, उन्हीं प्रतिनिधि के माध्यम से हम आगे चुनाव करेंगे, किसी को चुनेंगे। तो सीधे तौर पे हम नहीं चुन रहे हैं, जिनको हम सीधे तौर पर चुन रहे हैं प्रत्यक्ष हो गए, जिसमें हमारी भूमिका सीधे तौर पर नहीं है, वो आपकी अप्रत्यक्ष रूप से हो गया है, एक अप्रत्यक्ष प्रणाली। तो साथियों, अब हम समझ लेते हैं कुछ उदाहरणों से कि कैसे चुनाव होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम से, किसी पद के लिए, किसी संवैधानिक पद के लिए, या जो मतलब जो भी हमारे यहाँ पद है। तो देखिए, जब हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी का चुनाव करते हैं तो और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से तो होता है चुनाव, मैंने आपको बताया, लोकल, आपका स्थानीय स्तर पे जो चुनाव होते हैं। निगम है तो वार्ड काउंसलर का चुनाव होगा, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तो उसके सदस्यों का चुनाव होगा। या जब हम राज्य स्तर पर बात करते हैं तो विधान सभा के सदस्यों का, विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव होता है। और जब हम राज्य स्तर की बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जिनमें हम प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर हमारे द्वारा चुनाव किया जाता है। जैसे आज ही भारत में होने वाले आम जो लोकसभा चुनाव हैं 2024, उनकी घोषणा आज कर दी गई है। तो इनमें हम सब भाग लेंगे, प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर जाएंगे और अपना अपने अपने क्षेत्र विशेष से अपना अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा के सदस्यों के लिए हम मत नहीं करते हैं, हम सीधे तौर पर हम खुद जाकर के मत नहीं डालते हैं, अपना मतदान नहीं करते हैं। हमारे द्वारा जो चुने हुए सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, वो लोग ही उनका चुनाव करते हैं। हाँ, वो लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे ही द्वारा चुने हुए लोग हैं, और आगे वो वही लोग उनको चुनते हैं। जब हम संसदीय प्रणाली समझेंगे तो ये चीज हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसा मतलब क्यों है कि राज्यसभा का चुनाव ऐसे होता है और लोकसभा का चुनाव ऐसे होता है। दूसरी चीज, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे देश में, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप आपके घर के बड़े, आपके घर के लोग, या किसी संस्था के लोग, या किसी जगह के लोग राष्ट्रपति का चुनाव उसमें वोटिंग करने गए। नहीं, हम लोग सीधे तौर पर, मतलब यहाँ मतलब है आमजन से, कोई भी आमजन मतदान सीधे तौर पर नहीं करता है। उनको चुनने के लिए जिन संसद सदस्यों को हमने चुना होता है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को हमने चुना होता है, वो लोग उसमें मतदान करते हैं, मत देते हैं, और चुनाव होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मत का निर्धारण कैसे होता है, और ये सब चीजें हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, बाद में समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं समझाऊंगा तो आपको अभी अभी मेरा उद्देश्य जो है वो आपको ये बताना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ ही राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नॉमिनेट भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उनका चुनाव नहीं होता है, उनको हम नॉमिनेट करते हैं। तो उसमें भी सीधे तौर पर हमारा कोई जो है उसमें योगदान नहीं है। तो इस तरीके से चुनाव होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। शासन व्यवस्था में हमारी जो शासन व्यवस्था है राज्य स्तरीय, स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। चलते चलते आखिर में हम
चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हमने दोनों माध्यमों का चुनाव क्यों किया। आप कहेंगे कि साहब क्या ज़रूरत थी? सबको डायरेक्ट ही चुन लेते। इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? जब वो प्रतिनिधित्व भी जनता का कर रहे हैं, जिनसे आप चुनवा रहे हो वो भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आखिर हमने दोनों प्रणालियाँ क्यों अपनाई? तो इसके पीछे जो कारण है, जब संविधान हमारा तैयार हो रहा था, संविधान सभा में इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है मतलब डिबेट हुई, चर्चा हुई, बहस हुई कि राष्ट्रपति को कैसे चुनना है, प्रधानमंत्री को कैसे चुनना है, संसद सदस्यों को कैसे चुनना है। तो वहाँ पर लोगों का मानना ये था, जो संविधान सभा के सदस्य थे, कि राष्ट्रपति जो हैं वो देश के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट, लेकिन वो संवैधानिक प्रमुख हैं। और जो सदस्य होते हैं और फिर मतलब सदस्य होते हैं, सदस्य मिलकर के फिर सरकार चुनते हैं, फिर एक प्रधानमंत्री चुना जाता है, ये सब लोग होते हैं। तो वो संवैधानिक मतलब सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, उनसे ऊपर तो कोई है नहीं देश में, सबसे प्रथम नागरिक वही होते हैं देश के। तो यहाँ पर ये बात थी कि लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राष्ट्रपति सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, जवाबदेह हैं संसद सदस्य, जवाबदेह हैं विधानसभा के सदस्य। भाई उन्होंने ही जो है जो हमारा सिस्टम है, जो शासन व्यवस्था बनाई गई है, वो इस तरीके की बनाई गई है कि हमने पहले अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें, सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया लोकसभा के सदस्यों का हम चुनाव करते हैं। लोकसभा के सदस्य मिलकर के फिर सरकार का चुनाव करते हैं। उसमें मतलब एक प्रधानमंत्री का पता ही आपको, एक प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। तो जवाबदेह जो है जनता के प्रति वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल है, संसद सदस्य हैं। तो एक तो ये कारण था, इसलिए ये किया गया कि भाई डायरेक्ट चुनने की जरूरत हमें नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको सीधे सीधे जनता से, पब्लिक से जो है उनको डील नहीं करना होता है। राज्यसभा सदस्यों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का भी यही है कि वो, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि किसी क्षेत्र विशेष का और किसी मतलब जनता विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जैसे संसद का जो, लोकसभा का जो सांसद है वो सीधे तौर पर हमारा प्रतिनिधित्व करता है, हम उसे चुनते हैं। जबकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसको सीधे ना चुन करके राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए उनको चुना जाता है, क्योंकि यहाँ पर संविधान बनाने वालों की मंशा ये थी कि हम समान रूप से जनता का भी प्रतिनिधित्व रहे संसद में और राज्यों का भी प्रतिनिधित्व रहे, क्योंकि हमारे संघीय शासन व्यवस्था है। बाद में हम कभी समझेंगे संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, या और शासन व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि अगर हर चीज को हम सीधे ही चुनने लग जाएंगे तो देखिए बहुत संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तब जाकर के चुनाव हो पाते हैं। जैसे आज अभी घोषणा हुई है 2024 के आम लोकसभा चुनावों की, तो इसके लिए हम बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। ये एकदम से नहीं हो गया है कि बस एकदम से आकर के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। नहीं, हम बहुत पहले से तैयारियां कर रहे थे। और आज से जब ये घोषणा हो गई है तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तब जाकर के हम चुनाव को संपन्न करा पाते हैं। आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं और बताऊं आपको, अभी पीछे जो है केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का भी गठन किया गया था, जिसने अभी हाल में ही अपनी रिपोर्ट दी है राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अ, की अध्यक्षता में, कि क्या देश में एक साथ ही चुनाव होने चाहिए, एक साथ हम चुनाव करवा सकते हैं। तो उसके पीछे भी यही कारण है कि भाई बहुत सारा संसाधन खर्च होते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बार बार चुनाव करवाओ, ये सब चीजें।
तो इसी प्रकार का इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जो है उसका समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। आगे उस पर जो भी काम होगा, जो भी कार्यवाही होगी, तो वो होगी। तो यही 2-3 चीजें थी कि जिनकी वजह से किया गया। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है वो है जनता के प्रति जवाबदेही। राष्ट्रपति जिम्मेदार, सीधे तौर पर जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको काम करना है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर। जब मंत्रिमंडल की सलाह पर करना है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है देश के लिए सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि वो कार्यकारी प्रमुख हैं देश के और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो देश चलाएं। जैसे आज के टाइम में तो हम हर छोटी छोटी बात पे सीधा प्रधानमंत्री को ही लेकर के आ रहे हैं और किसी की बात ही नहीं होती है, ना मंत्रिमंडल की बात होती है, ना मंत्रिपरिषद की बात होती है, ना हम लोकसभा की बात करते हैं। सीधा हर जगह हर बात में प्रधानमंत्री को ही सीधा अ, ले आते हैं कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि देश उनको चलाना है, वो सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख हैं देश के। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 2-3 चीजें थी जिनकी वजह से हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्योंकि अगर हम सारा अगर अप्रत्यक्ष कर देते तो फिर जनता का प्रतिनिधित्व तो सीधे तौर पर नहीं हो पाता। अगर सारा प्रत्यक्ष कर देते तो दिक्कत थी। तो हमने बैलेंस बनाने के लिए दोनों प्रणालियों का यहाँ पर उपयोग किया, ये देखते हुए कि कहाँ पर हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर सकते हैं, कहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है और कहाँ पर प्रत्यक्ष प्रणाली का यूज हमें इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।